हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज मैं शुरू करूंगा क्लास सेवेंथ के लिए चैप्टर आई गेस 12 या मे बी नया सिलेबस में 10th है। उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। और अगर ये आ गया तो इसके बाद एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। वो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर दिमाग में ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आएगा ये सब, तो ये सारी चीजें निकाल दो, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ ये चैप्टर, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर शुरू करता हूँ। राइट। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा इसमें, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ओके। मैं एक बार हिंदी लिख ही देता हूँ। बीजीय व्यंजक। हिंदी वालों के लिए भी इजी हो जाएगा। इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। चलो बार बार वो सब चीजें नहीं इसमें रिपीट करूंगा। तो द चैप्टर नेम इज algebraic expression. That means here we will deal something related to algebra. Algebra. अब देखो, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अलजेब्रा क्या है। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। मैं कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ कि कैसे समझना है चीजें। जैसे मैथमेटिक्स के कई पार्ट हैं बेटा। मैथमेटिक्स के कई सारे पार्ट हैं। अभी तक हमने सारे नंबर सिस्टम को डील किया, है ना। ऐसा पार्ट जिसमें हम सारे नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, जिसमें एडिशन ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर और डिवीजन ऑफ नंबर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जिस पार्ट में आती हैं उसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। ये मैथ्स का एक पार्ट है जिसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास, परसेंटेज, रेशियो, ये सब किस में आ जाएंगे? अरिथमेटिक के पार्ट है। ये मैथ्स की एक पार्ट है जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा। शेप्स पढ़ेंगे, लाइन हो गया, शेप्स पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना। ज्योमेट्री जिसमें वेरियस शेप्स आ गए, मैंने दोबारा लिख दिया, स्क्वायर्स आ जाएंगे। कौन कौन से वेरियस शेप्स हो गए? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें। सर्कल हो गया, कोन हो गया, ये सब किस में आता है? ये ज्योमेट्री के पार्ट हैं। ठीक है। तो मैथ्स के ये ज्योमेट्री के पार्ट हैं। तो दूसरा टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री, वेयर वी विल स्टडी अबाउट द शेप्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल्स, राइट, द वेरियस शेप्स, जहां पर हम वेरियस शेप की बातें करते हैं, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, एवरीथिंग। सो दिस विल कम इन द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री, राइट। तीसरा बेटा हमने एक और चीजें पढ़ी, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे पास डेटा था, तो हम उनसे क्या निकालते थे? मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे, है ना। मीन, मीडियन, मोड, ये जिस मैथमेटिक्स के पार्ट में आता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। 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 ठीक है। ये सारे मैथ्स के पार्ट हैं। इन सबको अगर कंबाइन कर दें तो मैथमेटिक्स बन जाता है। पर जिसमें नंबर के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ेंगे वो अरिथमेटिक हो गया। लाइन, शेप, एंगल, वेरियस टाइप ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वो ज्योमेट्री कहलाता है। और जिसमें मीन, मीडियन या डेटा से रिलेटेड पढ़ते हैं वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। चौथा, एक और पार्ट है जिसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे, जिसमें हम अल्फाबेट्स का यूज कर देंगे। अल्फाबेट्स, नंबर तो होंगे ही, नंबर के साथ साथ अल्फाबेट्स लाइक A B C, स्मॉल स्मॉल लेटर में अप टू जेड, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो ऐसा मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट जिसमें हम अल्फाबेट्स का भी यूज करेंगे नंबर के साथ, वो क्या कहलाता है? अलजेब्रा। वो मैथमेटिक्स का पार्ट क्या कहलाता है? अलजेब्रा। तो एक तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, जिसमें हम नंबर के साथ कुछ वेरिएबल्स यानी कुछ अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। वेरिएबल भूल जाओ, कुछ अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। अगेन आई एम रिपीटिंग, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी विल यूज सम अल्फाबेट्स विद along with numbers. Okay, नंबर के साथ साथ हम अल्फाबेट्स का भी यूज करेंगे, एंड दोस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज अलजेब्रा। ऑलराइट। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बेटा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, हाउ दे फॉर्म, बनते कैसे हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब पहले समझते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या। बहुत छोटे छोटे वीडियोस रखूंगा मैं, 20-20 मिनट्स के वीडियोस रखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देखो मैंने क्या बताया, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक किससे आया, एल्जेब्रा। एंड एल्जेब्रा क्या है, दोस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी विल यूज नंबर्स अलोंग विद अल्फाबेट्स, जहां पर हम नंबर और अल्फाबेट को एक साथ यूज करेंगे। तो अगर मैं 2 लिख दूं तो ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं है, हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें तो केवल नंबर है। तो अगर मैं 2 के साथ x लिख दूं बेटा तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्फाबेट्स भी आ गए, नंबर भी आ गए, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं बोल दूं 3y तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। देखो नंबर के साथ साथ क्या आ गया, एक अल्फाबेट्स भी आ गया, ठीक, तो ये बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख दूं 3x + 4y तो क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर नंबर भी है और यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट भी है, यहाँ पर नंबर भी है, यहाँ पर अल्फाबेट भी है, सॉरी, नंबर भी है और अल्फाबेट्स भी हैं, राइट। सो ये क्या हो गए, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो अल्फाबेट्स है ही नहीं, यानी यहाँ पर एक और चीजें आ जाएंगी नंबर के साथ, वो अल्फाबेट्स आ जाएंगे। देखो मैंने एक्स वाई लिया, आप चाहो तो अगर मैं 4ab लिख दूं तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ देखो अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के साथ क्या आ गया, नंबर भी आ गया, यानी ये algebraic expression है। So those expression in which we have numbers along with alphabets, so those type of expressions are called as algebraic expression, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, अब आगे बात करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बस इतना याद रखना है कि नंबर, नंबर के साथ अगर कोई भी अल्फाबेट लिखा है तो वो किसका पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है, और ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं, algebraic expressions बोलते हैं। देन चलो आगे बढ़ते हैं फिर। The next thing is here, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, कैसे फॉर्म हुए इसकी भी बात कर ली, कि एक नंबर आ गया और नंबर के साथ अल्फाबेट आ गया। अब अगर मैं बेटा, जैसे मैंने पिछले कुछ नंबर लिए थे, मैं अगर पीछे जाऊं तो जैसे मैंने 2x लिया था, ठीक है, मैं अगर आगे वाली स्लाइड में आ जाऊं, 2x पहला मैंने लिया, 2x, 2x। अब एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर क्या है, 2, और वेरी अल्फाबेट क्या है, x, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ टर्म समझेंगे कि क्या होते हैं, कांस्टेंट, 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 और क्या होते हैं, वेरिएबल, क्या होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल। देखो बेटा, टू, टू क्या है, टू एक नंबर है, टू को इंडिया में भी टू बोलेंगे, आप लंदन चले जाओ तो भी टू बोलेंगे, अमेरिका चले जाओ तो भी टू बोलेंगे, यानी टू की वैल्यू कभी नहीं चेंज हो रही है, टू की हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो टू, राइट। आप टू को टू ही तो बोलोगे, हिंदी में दो ही तो बोलोगे, कि हिंदी में चार बोलोगे, दो ही बोलेंगे, ठीक है। यानी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो नंबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, जहां पर भी कोई नंबर आए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा टू तो टू ही रहेगा ना, टू चाहे आप यहाँ पर रहो, चाहे गांव में रहो, चाहे लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूएस चले जाओ, कहीं चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया भी चले जाओ, तो टू को तो टू ही बोलोगे ना। द वैल्यू विच इज नेवर गोइंग टू बी चेंज विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट क्या हो गया, यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया, टू, कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट, हिंदी में इसको अचर कहते हैं, कांस्टेंट क्या हो गया, टू, राइट। और बेटा जितने भी टाइप्स के अल्फाबेट्स होंगे, जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, मैं बताता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, राइट। तो कांस्टेंट क्या हो गया, दोज हैव फिक्स्ड वैल्यू, constant always have a fixed value, so constant have a fixed value, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो बदलती नहीं रहती है, फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं।
और वेरिएबल क्या हो गया बेटा, जिनकी वेरियस वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरियस वैल्यूज, यानी जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरियस वैल्यूज, यानी जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे वेरिएबल होंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बदलती रहती है। देखो, x की वैल्यू हम कभी 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी 3 रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। राइट, जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे हमेशा ऐसे याद रखो, जितने भी नंबर वो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जितने भी अल्फाबेट्स वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू बदलती रहती है। अब अगर मैं और पीछे आके बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 4ab, ठीक है, 4ab। अगर मैं यहाँ पर सेकंड की बात करूं तो सेकंड था 4ab, 4ab। अब आप ये बताओ, यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट क्या, जिनकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, यानी नंबर्स। 4, यहाँ पर भी 4 होगा, गांव में भी 4 होगा, डिगर अंकल की शॉप पे भी 4 होगा, लाडो सराय में भी 4 होगा, अमेरिका चले जाओगे तो भी 4 को 4 बोलोगे, यानी इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही। तो 4 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि 4 कैसा है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ए क्या है बेटा, ए तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल। बी क्या है, बी भी अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल, यानी इनकी कई सारी वैल्यू हो सकती है ना, कई सारी वैल्यू हो सकती है। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे 4ab मैंने लिखा ना, 4ab। अब अगर मैं ए की जगह 1 रखूं, बी की जगह 1 रखूं, सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 4 अगर ए की जगह 1 रखा इंटू 1, और बी की जगह 1 रखा तो कितना आ गया, 4 आ गया। चलो, अब ए की जगह 2 रखते हैं, बी की जगह 2 रखते हैं, ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 2 रखा, तो कितना आ गया, 4 2 8 2 16, तब तो 16 आ गया। तो देखो वैल्यू बदल गई, और किसकी वजह से वैल्यू बदल गई, ए और बी की वजह से। देखो 4 तो हमेशा 4 ही रहा, राइट। तो जितने भी अल्फाबेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल, बिकॉज दे हैव वेरियस वैल्यूज, उनकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है। कांस्टेंट क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, जैसे 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा था यहाँ पे, एक मिनट, नेक्स्ट मैंने जैसे लिखा था 3y। ओके, सो 3y पर चलते हैं, 3y में दिखाता हूँ आपको। 3y, अगर मैं यहाँ पे 3y लिख दूँ, बेटा 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट, नंबर तो हमेशा कांस्टेंट होंगे, उनकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। 3 यहाँ पर भी 3 है, लाडूसराय में भी 3 है, डिगर अंकल पर भी 3 है, घर में भी 3 को 3 ही बोलते हो, है ना, कि 3 को साहिबा बोलते हो, 3 तो 3 ही रहेगा ना, जैसे हमारा नेम, हमारा नाम, जिसका नेम साहिबा है वो साहिबा ही रहेगा, अनामिका अनामिका ही रहेगी, है ना, हिमांशु हिमांशु ही रहेगा। और वाई क्या है, वाई तो एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखना, नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा, और अल्फाबेट्स क्या होंगे, वेरिएबल, राइट। ओके, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आया। अब इसमें एक और बात समझनी है बेटा, जैसे x, और x के ऊपर मैं कोई नंबर लिख दूं, x की पावर 2। देखो x के ऊपर खोपड़ी पर 2 बैठा हुआ है, यानी 2 क्या है, 2 x की पावर में है, इसको हम बोलते हैं x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2। हिंदी में कहते हैं x की घात 2, x की घात 2। जो ऊपर नंबर के ऊपर लिखा रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पावर, राइट, पावर। और जो नीचे होता है ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है बेस, आधार। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x की घात 2 है, इसको हम x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, x स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर में बेटा 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो 2 मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, पहले इतना समझो कि x की पावर 2 है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको x स्क्वायर भी बोल सकते हैं या x टू दी पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, जो ये नंबर है जिसकी पावर में लिखा ना, तो किसकी पावर में लिखा है, x, और कितना लिखा है, 2। तो जिस नंबर की पावर में लिखा है उसको उतनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, तो x की पावर में कितना लिखा है, 2, यानी x को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, 2। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन,
राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब मैं एक और बात बोलूं, जैसे 2 की पावर 2 लिखा है, 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या, इस वाले 2 को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, 2 टाइम्स। अगर पावर 2 है यानी 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। ओके, अब जैसे मैं लिख दूं -2 टू दी पावर 2, यानी अब यहां पर किसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, -2 को, किसको, -2 को, यानी -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 टू ज़ा 4, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 4। राइट, अब अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटा z टू दी पावर 3, किसकी पावर 3 है, z, यानी z को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, 3 बार, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड इंटू जेड। राइट, देखो z को कितनी बार लिख देना है मल्टीप्लीकेशन में, 3। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं बेटा 2 टू दी पावर 3, यानी किसको कितनी बार लिख देंगे, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, 3 बार, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। राइट, और बेटा अगर मैं यहाँ पे -3 टू दी पावर 3 लिख दूं तो किसको कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, -3 को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, 3 टाइम्स, -3 इंटू -3 इंटू -3। अब इधर देखो, पहले तो माइनस माइनस का हिसाब कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी आंसर में क्या आएगा, माइनस। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर क्या आ गया, -27। आई बात इतनी सी समझ में। ओके, तो अगर कल को कहीं पर लिखा है 2 टू दी पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिखो, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। राइट, यानी 60। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बेटा मैंने लिख दिया 4y², इसका मतलब क्या है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं। ओके, तो 4 इंटू y² का मतलब क्या, y इंटू y। राइट, ओके, तो अब तो कुछ भी लिख सकते हो, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लीकेशन में, और जो नंबर है उसको उतनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, टर्म्स। टर्म, टर्म्स किसे कहते हैं, पद, हिंदी में क्या कहते हैं, पद। तो बेटा देखो, अगर मैं लिख दूं 2, एक मैंने लिख दिया x, एक मैंने लिख दिया 2x, एक मैंने लिख दिया 6xy। ओके, अब हमें ये बताना है कि इसमें कितने टर्म हैं। बेटा कितने टर्म हैं, केवल एक, 2, यानी कितने टर्म हैं, 1 टर्म, 1 टर्म। यहां पर कितने टर्म है, केवल x ही तो लिखा है, 1 टर्म, 1 टर्म। और बेटा यहां कितने टर्म है, देखो 2x, 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, है ना। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो ये कितने टर्म हो जाएंगे, ये तो एक ही टर्म है ना, 1 टर्म, 1 टर्म। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, बेटा अगर मैं यहां पर लिख दूं 4 इंटू 3, तो ये 2 टर्म थोड़ी ना है, मल्टीप्लीकेशन में तो एक ही टर्म होगा। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, तो कितना आया, एक ही टर्म तो आया, 12। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में हो तो हमेशा एक ही टर्म माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 6xy, तो कितने टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, सारे मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कितने टर्म है, 1 टर्म। देखो जब एक से ज्यादा टर्म आएगा तो बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस या डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, अगर सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो वो कैसे काउंट कहलाएंगे, 1 टर्म। अब मैं आता हूं, दिखा दूंगा आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4x+3y, 4x+3y। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो 4 इंटू एक्स, ये तो एक टर्म हो गया, और प्लस आ गया बीच में 3 इंटू वाई, ये दूसरा हो गया, यानी यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म।
2 टर्म्स। ये एक्सप्रेशन कितने टर्म्स का है? 2 टर्म्स का है। एक तो 4 इंटू एक्स है प्लस 3 इंटू वाई। देखो बीच में प्लस आ गया। तो अगर एक से ज्यादा टर्म होंगे बेटा तो बीच में प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा या सब्ट्रैक्शन आ जाएगा या फिर डिवीजन आ जाएगा। जैसे एक और मैं लिखता हूँ 4x प्लस 3y प्लस 8z। ये कितने टर्म है? देखो सारे अलग अलग है, अलग अलग है। एक x है, एक y है, एक z है। एनीवेज बीच में कितना है? 3। 3 यानी 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। ये कितने टर्म्स है? यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो टर्म्स समझ में आ गया। एक और मैं लिखता हूँ अगर मैं लिख दूं 4y² प्लस 3xz। बेटा यहाँ पे कितने टर्म है? देखो 4 और y² क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो एक टर्म। और यहाँ पर प्लस आ गया, इसके बाद ये दूसरा टर्म। तो कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स, सॉरी 2 टर्म्स। तो टर्म समझ में आ गया। ऑलराइट, अब एक जल्दी से एक बात और समझते हैं, फैक्टर ऑफ टर्म्स। कैसे टर्म्स का फैक्टर करते हैं? फैक्टर ऑफ टर्म्स। जैसे बेटा अगर मैं एक टर्म लिख दूं 4x, अब बताओ कितने टर्म है? इसमें तो 1 ही टर्म है। इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 4 इंटू एक्स। 4x क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स। अगर मैं लिख दूं बेटा 3y², तो इसमें कितने टर्म है? एक ही है बेटा। देखो क्योंकि ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 इंटू वाई इसका फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, अब अगर मैं लिख दूं तीसरा 3x² y z, तो सारे मल्टीप्लीकेशन में है ना? देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ बीच में प्लस माइनस तो कुछ दिख नहीं रहा। तो ये कितने टर्म्स हैं इसमें? 1 टर्म्स। लेकिन अगर मैं वेरिएबल पूछूं बेटा तो कितने वेरिएबल हैं? एक तो x हो गया, एक तो y हो गया, एक तो z। वेरिएबल 3 है और कांस्टेंट कितना है? 1। लेकिन टर्म की बात करूं तो कितने हैं? 1 टर्म, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं? 3। और x² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स। y को क्या लिख सकते हैं? इंटू वाई, y तो y है। और z यानी इंटू z। ओके, तो फैक्टर करना आगे। अच्छा, एक और बात, अगर x लिखा है तो x की पावर कितनी है बेटा? x की पावर 1 है ना? x की पावर 1, तभी तो x की पावर 1 यानी x को एक बार लिखा, x की पावर 1। अगर x की पावर 2 होता तो क्या लिखते? x इंटू एक्स, राइट? अगर x की पावर 3 होता तो कितनी बार लिखते? x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना? तो ऐसे हम टर्म्स का फैक्टर करते हैं। और देखो अगर मैं यहां पर लिख दूं 4x² प्लस 3y², अब बताओ बेटा कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। एक तो ये हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में एक साथ है। देखो बीच में प्लस आ गया, तो दूसरा ये हो गया, है ना? इसके फैक्टर कैसे करेंगे बेटा? 4 इंटू एक्स, ऐसा ही हो जाएगा। और इसका फैक्टर 3y का फैक्टर कैसा हो जाएगा? 3 इंटू वाई। ओके, बीच में प्लस साइन है, देखो यहाँ पे प्लस, तो चाहो तो प्लस लगा दो। फिलहाल मैं फैक्टर बता रहा कि कैसे फैक्टर करते हैं। अब एक मैं और देता हूं, जैसे 3xy z प्लस 4a² b³ c⁴। ओके, अब इसके फैक्टर देखो कितने टर्म्स हैं। एक टर्म्स तो ये हो गए, सारे मल्टीप्लीकेशन में है 1 टर्म्स। और दूसरा ये, देखो बीच में प्लस है तो प्लस के बाद जो भी आया वो दूसरा हो गया। और यहाँ सब तो सारे मल्टीप्लीकेशन में है इधर। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, यानी टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे? 3 इंटू x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, प्लस, प्लस ना भी लगाओ, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? 4। a की पावर कितनी है? 2 बेटा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे a। b की पावर कितनी है? 3, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स। इंटू c की पावर कितनी है? 4, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी। तो फैक्टर करना आ गया, है ना? इजी। ओके, तो ऐसे हम फैक्टर्स कर सकते हैं, बाकी हम क्वेश्चन के साथ सीखते जाएंगे कैसा क्या। ठीक है।
एक और नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है बेटा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट अगर हमें कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट क्या होता है मैं बताता हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक। गुणांक, ओके। कोएफिशिएंट, जैसे मैं बेटा 4x लिखा है और इसमें मैं पूछूं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर हमें पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है, तो बेटा जिसका पूछे उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। जिसका पूछा, किसका पूछा है, x का, तो x को यहां पर क्रॉस कर दो। क्या बचा, 4, यानी x का कोफिशिएंट क्या आ गया, 4। जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको क्रॉस कर दो, उसको गायब कर दो, उसके साथ जो बचे वो उसका क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। जैसे दूसरा -x, और यहां पर भी पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट बताना है बेटा। x को क्रॉस कर दिया, काट दिया, यहां पर क्या बचा, माइनस। लेकिन x को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, -x को। तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। आई बात समझ में, देखो -x को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स, -1। बेटा ऐसे समझो, 3 क्या होता है, 3 इंटू 1 ही तो होता है। तो 1 चाहे लिखो या ना लिखो, है ना। -3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1, तभी तो -3 आएगा। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3, यानी -3 को चाहो तो केवल -3 लिखो, या फिर -3 इंटू 1 या 3 इंटू -1 कर सकते हैं। वैसे ही मैंने बोला -x को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ x का कोफिशिएंट, तो इसको भूल जाओ। क्या बच रहा है, -1, यानी -x में x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1। और आगे देखते हैं, देखो अगर मैं लिख दूं 16z² एंड मैं पूछूं बेटा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ z, z है ना यहाँ पे, z², कोफिशिएंट ऑफ z²। तो कोफिशिएंट ऑफ z² क्या हो जाएगा, किसका पूछ रहा हूँ, z² का। तो z² को भूल जाओ, इसको पूरा काट दो, क्या बचा है उसके साथ, 16। तो जो भी उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब अगर मैं लिख दूं 16z² और इसमें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z² नहीं बोल रहा, z बोल रहा है, तो इसको आप फैक्टर कैसे कर सकते हैं बेटा, 16 इंटू z। ओके। अब मैं z का ही केवल पूछ रहा हूँ, z² नहीं पूछ रहा हूँ, तो एक किसी z को ऐसे क्रॉस कर दो। एक z क्रॉस कर दिया तो कितना बच गया, 16z, यानी इसमें कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 16z। ओके। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। सभी में कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, जैसे 4x - 3y, ये हो गया। दूसरा 8 - x + y हो गया। ओके। तीसरा 2y + 6x हो गया। एंड फोर्थ -2x + 3z। x का कोफिशिएंट बताना है, मुझे लगता है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो बेटा देखो x कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये खोजेंगे x किस में है। पहले तो ये बताओ ये कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यहाँ पर कितने, 1 2 3 टर्म्स, यहाँ पर कितने, 1 2 टर्म्स। ओके। x कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कोफिशिएंट हमने किसका पूछा है, x का। x का अगर कोफिशिएंट पूछा तो केवल यही तो मिलेगा, यहाँ तो x है भी नहीं, तो कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेटा x को क्रॉस कर दो, x के साथ क्या है, 4, यानी पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो मैंने सब में x का कोफिशिएंट पूछा है, x कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x ओनली। तो यहाँ पर देखो x कहाँ पर है, यहाँ पर मिल गया। अब x को क्रॉस कर दो तो x का कोफिशिएंट क्या है, 6 आ गया। यहाँ पर देखो x यहाँ पर तो है नहीं, मतलब ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं तो मतलब ही नहीं, यहाँ पर है तो x को क्रॉस कर दो, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी -1 हो गया बेटा। और यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट, तो x तो केवल यहीं पर है इसी टर्म में,
तो x को क्रॉस कर दो, x को क्रॉस यानी भूल जाओ। उसके साथ क्या मिला? 2 नहीं, देखो -2 मिला, यानी यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -2। सिंपल, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो ये कहता हूँ कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको ढक दो। तो 4x में अगर x को ढक दें तो क्या बचेगा? 4। 6x में देखो, 6 को ढक दें तो क्या बचेगा? x को ढक दें तो क्या बचेगा? 6। यानी जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको क्रॉस कर दो, उसके साथ जो लिखा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक ये क्लास यहीं पर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर अभी तक हम बात करें तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले ये कि अलजेब्रा होता क्या है, फिर हमने सीखा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, किसी की पावर कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है। और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। और अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछो, कोई सजेशन है तो कमेंट में दो, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, मे बी उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय।